हेलो दोस्तों। वेलकम टू स्टॉक मार्केट आजकल। चलते हैं स्क्रीन की तरफ। सेंसेक्स 0.31% ऊपर बंद हुआ और निफ्टी 0.27%। एडवांसेस डिक्लाइंस का रेशो देखें तो लगभग दोनों बराबर हैं, हल्के से एडवांसेस ज़्यादा हैं। और अडानी ग्रुप जो है वो सुर्खियों में बना हुआ है। काफ़ी पॉजिटिव अपडेट्स हैं। और रिसेंटली बर्नस्टीन ने एक रिपोर्ट रिलीज करी अडानी ग्रुप के ऊपर, और उसमें ये कहा है कि जो इसके दुख भरे दिन थे एक तरह से वो टल चुके हैं। और उसमें काफी सारे उसने रीजंस दिए हैं क्यों ऐसा है। उसमें से उसने मेनली तीन एडवांटेजेस गिनाए हैं कंपनी के, कि एक तो उसकी एबिलिटी लैंड फेवरेबल लैंड लोकेशन लेने की गवर्नमेंट से। दूसरी, जो गवर्नमेंट की पीएसयूज हैं उनके मुकाबले वो मार्केट शेयर गेन कर रहा है बिजनेसेस में, क्योंकि अडानी के जितने भी बिजनेसेस हैं वो लगभग वही हैं जिसमें गवर्नमेंट की पीएसयूज भी हैं, लेकिन अडानी जो है वो ज्यादा अच्छे से उनमें फंक्शन कर रहा है। तीसरी बात, जो भी अडानी को प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं वो एफिशिएंटली एग्जीक्यूट कर रहा है। तो ये तीन एडवांटेजेस है अडानी ग्रुप के पास। प्लस साथ ही में जो जब अडानी के ऊपर जो रिसेंटली लीगल प्रोसीडिंग्स चल रही थी यूएसए में, क्योंकि उसके ऊपर ब्राइबरी चार्जेस थे कि उसने इंडियन ऑफिशियल्स को ब्राइब किया है। इस कारण से गवर्नमेंट यूएस मार्केट्स में यूएस गवर्नमेंट उसको यूएस मार्केट्स में डेट रेज करने नहीं दे रही थी। और हाल ही में ये सारे लीगल चार्जेस जो है वो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ड्रॉप कर दिए गए। और उसी के बाद काफी इसको री रेटिंग हुई है, क्योंकि जब तक इस पे लीगल चार्जेस क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के चार्जेस चल रहे थे, उसके कारण एनबीएफसीज और बैंक्स और काफी फंडिंग इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो अडानी ग्रुप को लैंड नहीं कर रहे थे, ब्याज पे पैसा नहीं दे रहे थे, उधार नहीं दे रहे थे, क्योंकि उस पे एक क्रिमिनल चार्जेस चल रहे थे और अनसर्टेनिटी थी कि आगे कंपनी का क्या होगा। लेकिन ये क्रिमिनल चार्जेस ड्रॉप होने के बाद अब ये जो उसके लिए फंडिंग एक्सेस करना इजी हो गई है। प्लस एक और पॉइंट ये है कि जैसे कि क्रिमिनल चार्जेस चल रहे थे, तो जो इसके जो बॉन्ड्स हैं उनकी यील्ड्स मार्केट में बढ़ गई थी, और इसी के चलते क्योंकि इसकी रिस्कीनेस बढ़ गई थी इसलिए उसकी यील्ड भी बढ़ गई थी। और इसी के चलते अडानी ग्रुप जो है फंडिंग रेस करने से कतरा रहा था, क्योंकि उसे ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता। लेकिन अभी दोनों ही फैक्टर उसके फेवर में आ गए हैं। पहले तो उसकी यील्ड्स जो है वो कम हो गई हैं, और दूसरी बात उसके लिए फंडिंग अवेलेबल हो गई है। और इसी के चलते बर्नस्टीन ने रिपोर्ट की है कि जो उसके हार्ड बैंकिंग बेसिकली ये कि उसको ब्याज पे उधार पे पैसे नहीं मिल रहे थे, लेकिन अब वो मिल जाएंगे। और उसने जो एडवांटेजेस रिपोर्ट में बताए हैं उसके चलते ये कंपनी जो है स्ट्रांगली पोजीशनड है मार्केट में। प्लस उसने ये भी बोला है कि जो कंपनी है, जो उसकी ग्रुप कंपनीज हैं, उसमें भले ही उधार लिया था, लेकिन उसी के चलते उसने अर्निंग्स में ग्रोथ भी काफी अच्छी दिखाई है। तो वो जो डेट है वो वेस्ट नहीं है, मतलब उसके उसके आधार पे उसने अर्निंग्स ग्रोथ करी है लगभग 22% की। तो जो कि अच्छा साइन है। तो बर्नस्टीन ने तो पॉजिटिव आउटलुक दिया है अडानी ग्रुप को लेके। और दूसरी बात करें कैपिटल ग्रुप की, तो कैपिटल ग्रुप एक बहुत बड़ा फंड हाउस है कैलिफोर्निया में जिसका हेडक्वार्टर है। और उसने रिसेंटली $2 बिलियन के शेयर्स एक्वायर किए हैं अडानी ग्रुप में। अडानी ग्रुप की दो कंपनीज बेसिकली, अडानी पावर और अडानी पोर्ट्स, इसमें लगभग 2% और 1.5% के शेयर्स इन्होंने एक्वायर किए हैं। तो कैपिटल ग्रुप भी इज हाईली बुलिश ऑन अडानी ग्रुप। सो अडानी ग्रुप के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज चल रही है। और बात करें अडानी के रिसेंट जो एनसीएलटी अप्रूवल के तहत अडानी ने जो जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड जेपी ग्रुप को एक्वायर किया था, उसी के चलते अडानी पोर्ट्स ने जेपी फर्टिलाइजर्स को एक्वायर किया है 1500 करोड़ में। और इसका फायदा यह है कि इसे कंपनी के ब्रॉडर गोल्स से अलाइन करता है, क्योंकि जो जेपी फर्टिलाइजर्स की एक सब्सिडरी थी कानपुर फर्टिलाइजर्स, उसकी कानपुर में लगभग 400 एकर्स की लैंड है, जो कि अडानी पोर्ट्स यूटिलाइज करेगा। उसका जो लॉजिस्टिक्स पार्क और वेयर हाउसिंग फैसिलिटी का जो बनाने का जो एम है, उसे ये एक तरह से ऑगमेंट करेगा, और इसके लिए बहुत अच्छा एक्विजिशन रहेगा। दूसरी बात, जो कल की न्यूज़ है, अडानी पावर ने जयप्रकाश एसोसिएट्स की जो सब्सिडरीज थी, जयप्रकाश पावर वेंचर्स और प्रयागराज पावर वेंचर्स में जो भी स्टेक थे वो एक्वायर कर लिए लगभग 4,200 करोड़ में, और साथ में 180 मेगावाट के
एक थर्मल पावर प्लांट जो है वो भी एक्वायर कर लिया है। तो ये जो दोनों एक्विजिशंस हैं वो जेपी ग्रुप का जो एनसीएलटी अप्रूवल रिजोल्यूशन प्लान है उसके तहत किए गए, और हर जगह अडानी ही अडानी छाए हुए हैं। बात करें जेफरीज की, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है। उसमें जेफरीज ने ये बताया है कि जो रुपी का स्लाइड का जो कारण है वो एक्चुअल में करंट अकाउंट डेफिसिट नहीं, जबकि डोमेस्टिक जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी जो एस हो रही हैं वो है। अब इसे समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि जो भी मार्केट वर्ल्ड में जो भी अनसर्टेनिटीज चल रही थी, जैसे कि टैरिफ सिचुएशन और अब रिसेंटली वॉर सिचुएशन, उसके कारण जो भी डिसरप्शन हुआ और उसके चलते अगर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को हमारे मार्केट्स एक्सपेंसिव लगे तो उन्हें ये उन्होंने जैसे बेचना चाहा। अगर उन्हें खरीदने के लिए कोई नहीं होता, अगर जो वो स्टॉक्स बेच रहे थे उसे खरीदने के लिए कोई नहीं होता, तो मार्केट प्राइस गिर जाती। मार्केट प्राइस गिर जाती तो फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए उसे बेचना सही नहीं होता उस प्राइस पे। तो क्योंकि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस जो म्यूचुअल फंड्स थे उनके पास कांस्टेंट लिक्विडिटी मेंटेन थी। क्यों? क्योंकि हमारे जो इन्वेस्टर्स थे, रिटेल इन्वेस्टर्स, कांस्टेंटली अपनी एसआईपीस जो थे वो जारी रखे हुए थे और उनके पास कांस्टेंटली लिक्विडिटी थी। तो उसी के चलते डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो थे उन्होंने कंप्लीट बाइंग करी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से और उनके लिए एक रास्ता क्रिएट किया मार्केट से एग्जिट करने के लिए। और जैसे ही फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स मार्केट से एग्जिट हुए तो डॉलर का आउटफ्लो कंट्री में बढ़ने लगा और उसके कारण रुपया स्लाइड होने लगा। तो जेफरीज ने ये पॉइंट रेज किया है कि जो रुपये का जो स्लाइड होने का कारण है वो करंट अकाउंट डेफिसिट नहीं, जबकि मंथली एसआईपीज हैं, जिसके कारण एफपीआई वो माल बेच पाए और पी जो है अल्टीमेटली डॉलर के मुकाबले कमजोर हो गया। अब आगे बढ़े तो ये बहुत ही बड़ी न्यूज आ रही है। आरबीआई ने रिकॉर्ड डिविडेंड डिक्लेयर किया है गवर्नमेंट के लिए, लगभग 2.87 लाख करोड़। वरुण बेवरेजेस की बात करें तो वरुण बेवरेजेस ने 3% आज शेयर्स उसके हाई थे और 52 वीक हाई पे थे। क्यों? क्योंकि इसने पेप्सिको के साथ जो उसकी डील है ट्रेडमार्क यूटिलाइजेशन और जो बॉटलिंग कैपेसिटी की जो इसकी डील है उसे एक्सटेंड कर दिया है एक 10 ईयर से, 1 दशक से। और एक और पॉइंट यह है कि इसकी जो क्लॉजेस थे उसकी क्लॉजेस में पहले ऐसा था कि जो जो वरुण बेवरेजेस लिमिटेड है वो पेप्सिको का एक स्पेशल पर्पस व्हीकल की तरह ही एक्ट करेगी और उसका जो मेन जो उसकी ड्रिंक का जो मार्केटिंग है और बॉटलिंग है बस वही करेगी और कुछ भी नहीं कर सकती। तो अब वो क्लॉज हटा दिया है। इसका मतलब यह है कि वरुण बेवरेजेस लिमिटेड अलोंग साइड जो बॉटलिंग करती है पेप्सी के लिए उसके अलोंग साइड वो और भी काम कर सकती है, जो कि एक अच्छा साइन है वरुण बेवरेजेस के लिए। तो इसी के चलते वरुण बेवरेजेस के शेयर जो थे आज बढ़े हुए थे। और ये न्यूज आ रही है कि मार्को रूबियो जो है उनका कमेंट है कि यूएस जो है इंडिया को ज्यादा से ज्यादा एनर्जी बेचना चाहता है। हर बार की तरह यूएस जो है हमेशा वॉर से प्रॉफिट करने की कोशिश करता है और यहाँ पे उसने मिडिल ईस्ट का जो सप्लाई चेन थी उसे काट के एक तरह से अपनी एनर्जी, अपना ऑयल जो है उसे बेचना चाह रहा है। बट जो यूएस का ऑयल है वो देखा जाए तो मिडिल ईस्टर्न ऑयल और रशियन ऑयल से महंगा होता है। लेकिन एम उनका अल्टीमेटली ऐसा ही दिख रहा है जैसा कि हमेशा से है, वॉर प्रॉफिट्स, प्रॉफिटिंग फ्रॉम द वॉर। अब बात करें क्वार्टरली रिजल्ट्स की तो Q4 के रिजल्ट्स बहुत सारी कंपनीज के आज डिक्लेयर हुए। आइशर मोटर्स की बात करें तो इसने स्ट्रीट एस्टिमेट्स बीट किए हैं। जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 12% से बढ़ा है, जो कि 1400 करोड़ के आसपास एस्टिमेट था, लेकिन 1500 करोड़, 1520 करोड़ आया है। बात करें सन फार्मा की तो इसने भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं और स्ट्रीट एस्टिमेट्स को बीट किया है। जो Q4 का प्रॉफिट है वो 26% से बढ़ा है और 2700 करोड़ के आसपास। और ये जो जंप है वो इसलिए है क्योंकि स्पेशलिटी ड्रग्स जो हैं, जो स्पेशल कंडीशंस को ट्रीट करते हैं, उसमें जो सन फार्मा का जो मार्केट शेयर है वो बढ़ा है और उसका जो रेवेन्यू है, जो ओवरऑल रेवेन्यू के प्रति और ओवरऑल प्रॉफिट्स के प्रति वो भी ज्यादा रहा है इस बार। तो वही स्पेशलिटी ड्रग्स के चलते लगभग 20% का पार्टिसिपेशन रहा है। तो लगभग 20% से सन फार्मा के जो प्रॉफिट्स हैं उस वो इसलिए बढ़े हैं स्पेशलिटी ड्रग्स के कारण। बात करें गेल की तो गेल का जो प्रॉफिट है वो 38% से कम हो गया है। और इसका जो मेन रीजन जानने की कोशिश करें तो मार्च में जब वॉर स्टार्ट हो गया था तो
एलएनजी का जो सप्लाई था वो मार्केट में रुक गया था, क्योंकि कतर से जो जहां से मेनली एलएनजी हमारे यहाँ इंपोर्ट होती थी वहां पे ईरान ने स्ट्राइक कर दिया था, और उसके टर्मिनल्स डिस्टर्ब होने के बाद कतर ने एक्सपोर्ट रोक दिया था। तो उसी के चलते जो डोमेस्टिक जो इसके कस्टमर्स थे उन्होंने अपनी जो डिमांड थी उसे कट कर दिया था, क्योंकि सप्लाई ही नहीं थी। तो उस चक्कर में जो है इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कम हो गया है। बात करें एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो इसके जो रिवेन्यू है, रिवेन्यू बढ़ा है, फिर भी जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट 4% से जो प्रॉफिट है वो कम हो गया है, क्योंकि बेसिकली इसने रीजन बताया है कि जो रुपी डेप्रिसिएशन हुआ है और साथ में जो इनपुट इनपुट जो कॉस्ट हैं वो बढ़ गई हैं। अब रुपी डेप्रिसिएशन से इसको क्यों फर्क पड़ रहा है? क्योंकि एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया जो है वो बहुत सारा सामान इंडिया में बना के बाहर बेचती है। तो जैसे ही रुपी जो है डेप्रिशिएट कर गया, तो अल्टीमेटली जो है बाहर के लिए वो सामान सस्ता हो गया, और यहाँ का जो है रिवेन्यू वो कम हो गया। इसलिए इसका जो इंडिया सब्सिडरी का जो रिवेन्यू आया है वो कम आया है। और इवन दो रिवेन्यू बढ़ गया, लेकिन प्रॉफिट कम हो गया, क्योंकि रुपी डेप्रिशिएट हो गया, प्लस जो कॉस्ट थी रॉ मटेरियल्स की वो बढ़ गई। एलआईसी की बात करें तो एलआईसी ने भी बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है 23% से बढ़ गया है। इमामी की बात करें तो इमामी जो प्रॉफिट है वो कम हो गया है, और इसका जो रीजन उन्होंने बताया वो भी यही कि जो इंटरनेशनल बिजनेस है इनका वो डिस्टर्ब हुआ है, क्योंकि जो वॉर हुआ उसके कारण सप्लाई चेन जो है वो डिस्टर्ब हो गई, और इंटरनेशनल बिजनेसेस जो है इसका जो प्रॉफिट डिक्लाइन का मेन रीजन इंटरनेशनल बिजनेस से आया है, और डोमेस्टिक बिजनेस में लगभग उनका सेम या फिर थोड़ी सी बढ़त ही है। पेज इंडस्ट्रीज की बात करें तो पेज इंडस्ट्रीज ने प्रॉफिट में गेन दिया है और स्ट्रीट एस्टिमेट बीट किया है, और 150 रुपीज पर डिविडेंड पर शेयर भी डिविडेंड डिक्लेयर किया है। रिलायंस पावर की बात करें, रिलायंस पावर ने नेट लॉस ऑफ ऑलमोस्ट 500 करोड़ दिया है, और इसका जो रेवेन्यू है वो भी काफी सफर किया है, और कंपनी की सिचुएशन अभी तो डामाडोल चल रही है। और अब बात करें राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, ये एक पीएसयू है, और इसका जो शेयर है लगभग 9% तक भाग गया, क्योंकि इसका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो लगभग 150% से बढ़ गया है। बात करें आज के एफ आई आई डी आई की सेलिंग से, तो एफ आई आई ने आज भी बहुत माल बेचा है, और जैसी हमने न्यूज़ पढ़ी थी कि डी आई आई जो हैं वो हमारे एफ आई आई की सेलिंग को फैसिलिटेट कर रहे हैं, तो वो आप यहाँ भी देख सकते हैं। डीआईएस ने 6,000 करोड़ का माल एफआईएस से एक तरह से खरीद लिया है, और एफआईएस ने लगभग 4,500 करोड़ का माल बेच के हमारे मार्केट से एग्जिट कर दिया है। तो जेफरीज की रिपोर्ट कहीं ना कहीं सही दिखती है यहाँ पे। बात करें यूएसडी आईएनआर की, तो 95.98 यूएसडी आईएनआर नीचे आया है। रुपया जो है मजबूत हुआ है, क्योंकि आरबीआई इंटरवेंशन की न्यूज के बाद जो $5 बिलियन का करेंसी स्वैप होने वाला है उसके बाद एंटिसिपेशन के चलते रुपये पे डाउनवर्ड प्रेशर है, और ये 97 तक चला गया था, लेकिन अभी 96 के नीचे आके हमें हमारी आंखों को बहुत अच्छा लगता है। ऑयल प्राइस की बात करें तो लगभग $103 पर बैरल चल रही है। और वीडियो आपको पसंद आया हो तो धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।